हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज जिस हम न्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं वो जुड़ी हुई है एक स्लोगन के साथ और वो स्लोगन है लाल सलाम। अब इस लाल सलाम का होने वाला है अंत और वो अंत करेंगे हमारे अमित शाह जी। अब सब इस लाल सलाम की बात है कि भाई ये लाल सलाम है क्या, तो इसकी कहानी समझेंगे कि ये लाल सलाम कहने वाले होते कौन थे और उन व्यक्ति को क्या कहा जाता था जो लाल सलाम कहा करते थे। तो उस व्यक्ति को कहा करते थे कॉमरेड। कॉमरेड वो व्यक्ति हुआ करते थे जो लाल ध्वज लेकर घूमते थे और खून की गंगा बहाते रहा करते थे, सिर्फ इस बात को कह के कि हम गरीबों के कौन है, रक्षक हैं। ठीक है, तो इस कहानी को बढ़िया से आज हम समझेंगे कि ये लाल सलाम का अंत अभी क्यों इतना जरूरी हो गया है कि अमित शाह जी ने घोषणा कर दी कि हम 2026 तक 31 मार्च को हम इस पूरे लाल सलाम वाले एरिया को खत्म कर देंगे। अब ये एरिया कौन सा है, इसकी कहानी पर बात करेंगे। अब वो एरिया है आपका जो इस लाल सलाम के झंडे की बात करता है, इस कॉमरेड आदमी की बात करता है। वो एरिया शुरू होता है छत्तीसगढ़ के इस जंगल से और इस जंगल का नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क बीजापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिसकी आप फोटो मेरे पीछे देख रहे होंगे। कहानी यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से आपको मेरे साथ इस पूरे सफर को समझना होगा। चलिए अब इस कहानी को समझते हैं कि ये लाल सलाम का उदय कैसे हुआ, इन कॉमरेड्स का उदय कैसे हुआ और इस पूरे जंगल को इन्होंने खूनी जंगल कैसे बना दिया। क्योंकि छत्तीसगढ़ का यही एरिया बस अब इस जो खराब मेंटलिटी के लोग हैं उनसे ग्रसित रह गया है, बाकी पूरा भारत अब स्वच्छ भारत बन गया है। चलिए समझते हैं इस न्यूज़ को, जो कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी आपको मेरे पीछे, कि भाई 48 घंटे लगातार चलने के बाद 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद हमारे भारतीय सैनिक एसटीएफ ने पूरी की पूरी जो 31 वहां के माओवादी थे उनको मार गिराया। और यहां पे आपको ये भी समझना होगा कि जैसा मैंने अभी पिछली जो न्यूज़ थी उस वाली स्लॉट में ये बताया भी था कि कितने लोग मारे गए हैं, 31 लोग मारे गए हैं, लेकिन इसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए। अब यहां से आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भाई इस पूरी पार्टी का उदय कैसे हुआ, जिसको हम सीपीआई माओवादी पार्टी कहते हैं। इस पूरी पार्टी का जन्म क्यों हुआ, इस पूरी पार्टी का क्या उद्देश्य था, इसको हम आज बहुत डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत में एक एरिया पड़ता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है आपका नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी में कुछ किसान, गरीब किसान एक जमींदार के यहाँ पे काम करते थे। जमींदारों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता गया। जमींदारों के खिलाफ कुछ समय तक तो आवाज़ नहीं उठाई गई, लेकिन एक समय के बाद आवाज़ के साथ साथ हथियार भी उठाए गए और हथियार इस कदर उठाए गए कि उस गांव के सभी गरीब किसानों ने, सभी बड़े जो जमींदार थे उनके खिलाफ ये हथियार उठाए और अपनी आवाज़ को बुलंद किया अपने अधिकारों के लिए। अब इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने अपने जो एम्स थे उसको भी साधन के रूप में साध लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना होगा कि वो 3 नेतृत्वकर्ता जिन्होंने इस पूरे जो सोच थी, जो ये पूरा आंदोलन चलना शुरू हुआ था, उसका नेतृत्व किया, उन तीनों का नाम क्या था? उन तीनों का नाम था चारू मजुमदार, दूसरे का नाम था कानू सान्याल और तीसरे का नाम था जंगल संथाल। ये तीनों व्यक्ति वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की कमान संभाली थी। इन तीनों ने उन लोगों का नेतृत्व किया था जो गरीब तबके से आते थे, जो ट्राइबल एरिया से आते थे, जिनका बहुत लंबे समय के साथ जिनका शोषण हो रहा था।
अब यहाँ से आपको समझना होगा कि एक मूवमेंट का नाम आपने कई बार सुना, जिसका नाम था नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलवादियों के द्वारा जो नक्सलवाड़ी में शुरू किया गया, उसी नक्सलवाड़ी गांव के नाम पर इस मूवमेंट का नाम दिया गया और नाम पड़ा नक्सलाइट मूवमेंट। जब ये मूवमेंट भारत के पश्चिम बंगाल में हो रहा था, लेकिन इसकी चर्चा चाइना में हो रही थी और चाइना के अखबारों में इसकी न्यूज़ छपी। और छपने का कारण क्या था? छपने का कारण एक व्यक्ति की विचारधारा थी और उस व्यक्ति का नाम था माओ। माओ की विचारधारा उस वक्त आपके पूरे चाइना में फैल चुकी थी। माओ कहता था कि किसी भी गरीब का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी गरीब का खून नहीं बहना चाहिए। ये विचारधारा माओ की पूरे चाइना के साथ साथ भारत में भी एंटर करने लगी थी, जिसके कारण 1949 के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पर माओ की विचारधारा का आप जब भी जिक्र करेंगे तो आपको दिखेगा कि माओ किस कदर प्रभावी ढंग से पूरे विश्व में छाया हुआ था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से उदय होता है सीपीआई माओवादियों का। यहाँ से उस विचारधारा का उदय होता है जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ माओ की विचारधारा को हावी रूप से अपने ऊपर करती आ रही थी। यहाँ से आप देखेंगे कि मजूमदार जी ने अपने पॉइंट्स को अपनी किताब में लिखा। उसके साथ साथ आपके कानू सान्याल जी ने 5 लोगों का दल चाइना भी भेजा, जिससे वो ये सीख के आ सकें कि भाई आप किस किस तरीके की ट्रेनिंग चाइना में देते हैं। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध जो नीति होती है उसको भी सीखने का प्रयास कराया और इसी का नतीजा है कि भारत के कई सारे स्टेट्स में ये नक्सलाइट मूवमेंट फैलता चला गया। और ये जो लाल पूरा हिस्सा आप भारत के मैप में देख रहे हैं, इसी को नाम दिया गया रेड कॉरिडोर। इस रेड कॉरिडोर में कई राज्य भारत के समा गए, जैसा कि आपका बहुत स्टार्टिंग में ही नाम समझ में आ गया था, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जब आप देखेंगे कि तेलंगाना अलग होता है तो तेलंगाना भी, और कुछ समय के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये पूरा एरिया भारत का ग्रसित हो चुका था माओवादी सोच के साथ और नक्सलाइट मूवमेंट यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रन करता रहा। लेकिन आपको यहाँ पे इसके रन करने का कारण समझना होगा और वो कारण है 2 पार्टियों का एक हो जाना। वो पार्टी थी आपकी सीपीआई और आपका जो सीपीआई जिसे एमएल के नाम से आपको शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा होगा, जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, उसके साथ साथ एमसीसी। ये दोनों पार्टियां एक हुई और यहाँ पे एक होने के बाद आपको ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आएगी कि समय बदला और सरकारें बदलने लगी और सरकारें अब यहाँ पे सख्त होने लगी थी। समय था सन 2006 का और सरकार थी मनमोहन जी की। गृह मंत्री उस वक्त थे पी चिदम्बरम जी। सरकार में रहते हुए 2006 में मनमोहन जी ने खुद कहा था कि ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसको जड़ से ख़त्म करना होगा और इसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक बहुत क्लियर चीज़ जो कि सीपीआई एम को ख़त्म करने के लिए की गई, वो थी आपका ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाया गया था इस पूरे सीपीआई एम को ख़त्म करने के लिए, माओवादी विचारधारा के लोगों को ख़त्म करने के लिए, उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए, नक्सलाइट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये पूरी तरीके से तब तक नहीं ख़त्म हो पाई। लेकिन आज की डेट में जो हमारी सरकार है, उस सरकार के द्वारा भी कई स्टेप्स और वो भी कड़े कड़े स्टेप उठाए गए, जिनमें सबसे बड़ा स्टेप था आपका ऑपरेशन समाधान। उस ऑपरेशन समाधान के तहत हमने बहुत सारी चीज़ें अपनाई, जिसमें आपको देखना होगा कि सबसे पहले SAMADHAN समाधान की पूरी फुल फॉर्म देखनी होगी कि भाई उसमें S से होता है स्मार्ट लीडरशिप।
ए से होता है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम से होता है मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग, ए से होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से होता है डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरिया, एच से होता है आपका हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से होता है एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, एन से होता है नो एक्सेस टू फाइनेंस। अब ये एन आपको समझना होगा, ये एन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन नक्सलवादियों के फैलने का, इन माओवादियों के फैलने का। क्यों? क्योंकि फाइनेंस सबसे बड़ी ताकत होता है किसी भी सोच, किसी भी विचारधारा के फैलने का। तो अगर आप इस फाइनेंस को रोक देंगे तो आप इस पूरी विचारधारा को रोक देंगे। तो भारत सरकार इसी को तोड़ने के कदम उठा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025-26 के बजट में भी भारत की वित्त मंत्री ने ये घोषणा करी कि हम नक्सलाइट जो एरिया है वहाँ पे अपने कैंप लगाएंगे और वहाँ के विकास के लिए भी उन्होंने फंड रिलीज़ किया। वहाँ पे कई सारी चौकियों का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण वहाँ पे कई सारी चौकियों का हो भी चुका है। अब यहाँ से गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया कि सन 2015 से लेकर सन 2025 तक 10,884 मिलिटेंट्स को आपने गिरफ्तार किया और उन्होंने सरेंडर भी किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक सरकार के द्वारा। यहाँ से आपको ये भी देखना होगा कि भारत कभी भी किसी भी इस तरीके की घृणित सोच से प्रभावी या उससे डरा नहीं है। आपको ये भी जानना होगा कि भारत की अखंडता को कभी भी हानि पहुंचाने की अगर कोई सोचता है तो भारत का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति उसके खिलाफ खड़ा हुआ नजर आता है। भारत की अखंडता को हिलाने का मतलब है आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। ये विचारधारा हमारे देश की अखंडता को हिलाने की सोच रही थी, लेकिन भारत सरकार ने ही अब इसको उखाड़ फेंकने का पूरा वादा कर दिया है। तो 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार ने ये प्रण लिया है कि वो नक्सल मूवमेंट्स को जड़ से ख़त्म कर देगी और हमें उम्मीद भी है कि भारत सरकार इस वादे को पूरा करेगी। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।